Assalamu alaikum. My name is Mirab Tanveer and I have started a series of lecture which are about the biochemistry जो कि फॉर्म डी के सिलेबस में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। उसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो था कि बायोकेमिस्ट्री है क्या और फार्मासिस्ट का जो है वो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फार्मासिस्ट का बायोकेमिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि फार्मासिस्ट को बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें पता हो कि कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डायग्नोज किया जा सके कि और जो है वो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब जो सेकेंड, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली बताती है कि उन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। अब वो केमिकल रिएक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन उन केमिकल रिएक्शन की नेचर क्या है, किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब जो नेचर ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस है, अब इससे पहले जो है ये वाला जो है वो चीज़ स्टार्ट की जाए उससे पहले पता होना चाहिए कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म होने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अब किसी भी काम करने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी है और केमिकल रिएक्शन को भी होने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो जो एनर्जी है वो फूड से आती है जिसको हम खाते हैं। अब जो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इनसाइड द सेल जो है वो हो रहे हैं। अब वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो है आइसोमराइजेशन, लाइगेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। अब ये नेम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और जैसे जैसे हम हर एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे साथ साथ उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी देखते जाएंगे। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए मैंने जो साइकिल सिलेक्ट किया है वो है टीसीए साइकिल, जिसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी जो है वो कहा जाता है। ये जो टीसीए साइकिल क्या है, ये जो है वो एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करता है और ये जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ताकि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता रहे। अब क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक टाइम पे एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, एक टाइम पे मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे अगर आइसोमराइजेशन हो रहा है तो साथ ही साथ जो है वो साइमल्टेनियसली अदर केमिकल रिएक्शन भी जो है वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो परफॉर्म होगा, वो कंप्लीट होगा, देन जो है वो अदर केमिकल रिएक्शन जो है वो चलेगा। मल्टीपल बायोकेमिकल प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम जो है वो रन कर रहे होते हैं इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो है वो है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब क्या है कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए पहले जरूरी है कि पता हो कि आइसोमर्स क्या हैं। आइसोमर्स बेसिकली दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस और इन जनरल ड्यूटी में भी। अब आइसोमर्स में ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट सिर्फ उनका जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो वेरी करता है, स्ट्रक्चरल पोजीशन जो है वो वेरी करती है एटम्स की। अब आइसोमराइजेशन क्या है? ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपने एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में बदल रहा है, वो क्या है, वो उसका जो है वो प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन है। लाइक इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मॉलिक्यूल इनटू वन ऑफ इट्स आइसोमर्स मीनिंग अनदर मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अब आइसोमर्स क्या है? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। आइसोमराइजेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी ऐसे कंपाउंड में बदल रहा है, उसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे जो पोजीशन ऑफ एटम्स है या जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो वेरी करेगी। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है आइसोमराइजेशन रिएक्शन की वो है टीसीए साइकिल से सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट। अगर आप यहाँ पे देखें, सिट्रेट जो है वो कार्बन 6 है, आइसोसिट्रेट भी कार्बन 6 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आता है यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये OH ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच है और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ गया।
है। तो अब क्या है कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बस क्या हुआ है कि यहाँ पे OH की पोजीशन जो है वो बदल गई है और OH की पोजीशन बदलने की वजह से ये अपने आइसोमर में जो है वो तब्दील हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन के साथ, ये टर्शरी कार्बन है। अब ये टर्शरी कार्बन कैसे है? टर्शरी कार्बन की डेफिनेशन सबको पता है कि ऐसा कार्बन जो कि फर्दर जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ जो है वो अटैच्ड है, तो वो टर्शरी कार्बन है। यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन जब आइसोसिट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब OH की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, तो OH की पोजीशन चेंज होने से यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ कार्बन है वो भी चेंज हुई है। यहाँ पे टर्शरी कार्बन था और यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी कार्बन है। अब सेकेंडरी कार्बन की क्या डेफिनेशन है? ऐसा कार्बन जो कि 2 कार्बन एटम्स के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड हो, दैट इज द टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह से प्राइमरी कार्बन होगा कि अगर जो है वो कार्बन सिंगल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो प्राइमरी कार्बन होगा। अब यही है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें आइसोमर्स का पता होना चाहिए, व्हाट इज आइसोमराइजेशन, उसका जो है वो कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे जो है वो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट की एग्जांपल से जो है वो इसको देख लिया है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लें, जो कन्वर्जन है इनटू इट्स आइसोमर वो क्यों जरूरी है? अब क्या है कि कन्वर्जन है या आइसोमराइजेशन जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि जो केमिकल रिएक्शन है उसको प्रोसीड करवाया जा सके। अब यहाँ पे सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ है। अब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जिसकी वजह से जो है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जो है वो कन्वर्ट होगा। ये है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे आइसोमर में जो है वो चेंज हो जाता है। और इसमें जो एग्जांपल है वो है TCA साइकिल से सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट। इसी तरह की जो डिफरेंट अदर एग्जांपल्स है ग्लाइकोलाइसिस या कोई भी जो अदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, उनमें जो है इन एग्जांपल्स को जो है वो देखा जा सकता है कि कहीं पे कोई कंपाउंड अपने आइसोमर में बदल रहा है या नहीं चेंज हो रहा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। एज मैंने अभी बात की, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऑक्सीडेशन में जो चीजें लूज हो रही हैं रिडक्शन में वो गेन होंगी, और ऑक्सीडेशन में जो चीजें गेन हो रही हैं रिडक्शन में वो लूज हो जाएंगी। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब क्या कि ऐसे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, लाइक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीडेशन होंगे। अगर इसके ऑपोजिट होगा तो वो रिडक्शन रिएक्शंस होंगे। अब इसकी भी जो एग्जाम्पल है वो भी है TCA साइकिल से ही। अब TCA साइकिल पे यहाँ जो है वो सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें, सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तीनों में से कोई भी एक चीज। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो सक्सिनेट है, यहाँ पे ये रेड कलर के आपको H2 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड नजर आ रहे हैं। अब सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा वो इन हाइड्रोजन को लूज करेगा और आपस में जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। अब जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे जो सक्सिनेट है उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो वहां पे फ्यूमरेट बना है और उसके साथ जो FADH2 है, FADH है, वो क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने हाइड्रोजन को गेन किया है। यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। यहाँ पे सक्सिनेट ने हाइड्रोजन को लूज किया है, ऑक्सीडेशन, और इसने हाइड्रोजन को गेन किया है तो ये रिड्यूस हो गया है। क्लियर है? इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे वो है मेलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट की। ये भी सेम है। यहाँ पे हाईलाइटेड हाइड्रोजन्स जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। अब मेलेट जो है वो इन हाइड्रोजन्स को जो है वो लूज करता है, NADH और प्लस हाइड्रोजन प्रोटॉन को जब रिलीज करता है। यहाँ पे क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये क्या है? ये रिडक्शन है। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन इन दोनों के अलावा, इन दोनों स्टेप्स के अलावा, जिसमें ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो
वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर इसके ऑपोजिट हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। यही सेम अभी तक जो है वो दो, अब अगर देखा जाए तो ये एक जो है वो टीसीए साइकिल है। अब इस एक टीसीए साइकिल में अभी तक जो है वो हमने दो तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। सिट्रेट का आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होना, आइसोमराइजेशन, और सक्सिनेट का फ्यूमरेट या मेलेट का ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब अगला है लाइगेशन रिएक्शन। अब क्या है कि अगर लाइगेशन को मेडिकल टर्म में देखा जाए ना, तो लाइगेशन अगर किसी को कोई कट लग जाए, डीप कट लग जाए, तो स्विचर्स की मदद से उसको स्टिच कर दिया जाता है, उसको लाइगेट कर दिया जाता है। लाइगेट का क्या मतलब है? उसको जोड़ देना ताकि उसकी हीलिंग हो सके। तो केमिस्ट्री में क्या है कि लाइगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डीएनए और आरएनए। अब जब यहाँ पे डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लाइगेज एंजाइम की मदद से दोनों स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड कर जाते हैं, तो ये क्या है? ये लाइगेशन है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, जब दो कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पे वो एक दूसरे के साथ लाइगेट कर गए हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को जो है वो लाइगेशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। फॉर्म बॉन्ड्स बाय यूजिंग फ्री एनर्जी फ्रॉम एटीपी क्लीवेज। अब यहाँ पे जो पायरोवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट की ये फॉर्मेशन है, एंड द ऑक्सैलो एसीटेट कैन बी यूज्ड इन अ सिट्रिक एसिड साइकिल कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड सच एज अस्पार्टिक एसिड। अब लाइगेशन में एग्जांपल है पायरोवेट की, जो कि ऑक्सैलो एसीटेट पे कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है ये टीसीए साइकिल में यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे इसे बाद में अस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर समझ नहीं आ रही, यहाँ पे अगर देखें ये है ऑक्सैलो एसीटेट। अब सेपरेटली जब पायरोवेट जो है उसके कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर के साथ रिएक्ट किया है, ऑक्सैलो एसीटेट बना है, तो वो ऑक्सैलो एसीटेट इस टीसीए साइकिल में आया और उसने इस टीसीए साइकिल में जो है वो पार्टिसिपेट कर लिया है। और ये ऑक्सैलो एसीटेट किस प्रोसेस के थ्रू बना है? विद द हेल्प ऑफ द लाइगेशन रिएक्शन। लाइगेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लाइगेट कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, इसको जो है वो लाइगेशन रिएक्शन कहते हैं। देन है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। अब हाइड्रोलिटिक रिएक्शन क्या है? अब हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक क्या है? ब्रेकडाउन, इसे हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। अब क्या है कि हाइड्रोलाइसिस क्या है कि वाटर की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेकडाउन हो रही है, तो वो क्या है? वो हाइड्रोलिटिक या रिएक्शंस है या हाइड्रोलाइसिस है। अब अगर यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो दो कंपोनेंट्स है, एक कंपाउंड है जो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, ए एंड बी। ये रिएक्टेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल है। अब जब ये हाइड्रोलाइसिस होगा क्या होगा कि जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और OH के साथ रिएक्ट करेंगे। दोनों में से एक जो है वो हाइड्रोजन को गेन करेगा और दूसरा जो है वो OH को गेन करेगा। यूं जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस की वो बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। यहाँ पे प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। अगर रिवाइज किया जाए बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो प्रोटीन में क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसपे अटैच है, कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, और साथ में जो है उसके एक R चेन जो है वो अटैच होती है। अब यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो पेप्टाइड की जो है वो एक साइड पे जो है वो OH ग्रुप जो है वो आ जाएगा, और दूसरी तरफ N के साथ जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है तो इसके साथ जब OH ग्रुप आ गया और इसके साथ जब वो हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो गया? ये हो गया ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, या इसे डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। अब एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एसाइल हैलाइड्स, अमाइड्स। अब ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, आप इसे किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं तो वो जो रिएक्शन होगा वो होगा एडिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप्स को भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में। Addition of the functional group, groups to double bond or the removal of the groups to form the double bond,
constitutes the final class of the reactants and इसमें जो एग्जाम्पल इंक्लूडेड है वो है फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ये एक स्टेप है जहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो स्टेप है यहाँ पे जो केमिकल कन्वर्जन हो रही है वो हो रही है आपके पास एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे हो रहा है। देन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन के, या अगर किसी एक ग्रुप ए ने, कंपाउंड ए ने बी को या बी ने ए में कोई ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर दिया है तो ऐसे जो रिएक्शंस है उनको ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस जो है वो कहा जाएगा। और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो भी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से ही है जहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रीफली मैं इसको एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिकली यहाँ पे 6 बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो पढ़े हैं। आइसोमराइजेशन, ligation, hydrolysis, oxidation reduction, addition of functional group and group transfer। आइसोमराइजेशन, अगर कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक आइसोमर अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे आइसोमर में बदल रहा है या चेंज हो रहा है, वो है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। लाइगेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड आपस में लाइगेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन जो है वो है हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो ऑक्सीडेशन में हो रहा है रिडक्शन में उसके ऑपोजिट होगा। फंक्शनल ग्रुप को किसी केमिकल रिएक्शन में अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है तो वो एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो वो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होगा। अब ये जितने भी 5 से 6 केमिकल प्रोसेसेस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जब कोई भी बायोकेमिकल पाथवे होता है तो ये इसी तरह से जो है वहाँ पे जो है वो हो रहे होते हैं। अब क्या किसी एक में कोई एक होगा, दूसरे में जो है वो नहीं होगा, या जैसे एक इसमें हमने देखा इसमें जो है वो 3 तरह के बायोकेमिकल प्रोसेसेस, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं। अब क्या है एनर्जी? एनर्जी जो है इट इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। अब एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फूड से, फूड फ्रॉम द डाइट, जिसमें आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं। अब जब आप इन फूड का इनटेक करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के पाथवेज होते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे किस तरह से होगा कि जैसे ही आपने डाइट को लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स को लिया, वो आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना इज कैटाबॉलिज्म। अब आपकी ह्यूमन बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ग्लाइकोजन, फैट, आरएनए, प्रोटीन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल में बदल जाना, ये है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाना इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना विद इन द सेल या विद इन द सेलुलर बिल्डिंग, तो वो क्या है? वो आपके पास एनाबॉलिज्म है या एनाबॉलिक पाथवे है। So what is the anabolic pathway? It builds complex molecules from simpler ones and typically need an output of energy। अब जाहिर सी बात है जब छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने के लिए उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स and DNA strands from nucleic acid building blocks which are nucleotides। तो ये एग्जांपल्स हैं एनाबॉलिक पाथवे की जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्जर या मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैटाबॉलिज्म इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वंस। अब अगर सोचा जाए तो जो एनाबॉलिज्म है उसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं और जो कैटाबॉलिज्म है इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो रही है और वो छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जब इनकी ब्रेकडाउन हो रही है तो ये यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज एंड फैट्स इज रिलीज इन कैटाबॉलिक पाथवेज।
It's then harvested in forms that can power the work of the cell, for instance through the synthesis of ATP. जितने भी जो सेल्स हैं उनमें जितना भी काम होना है, जो भी एनर्जी उनको चाहिए होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जो है वो हासिल करते हैं। अब जो पाथवेज जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। अब एक और तरह का पाथवे है, दैट इज द एम्फीबोलिक पाथवे। अब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनाबोलिज्म भी हो रही है और कैटाबोलिज्म भी हो रही है, क्या है ये आपके पास एम्फीबोलिक पाथवेज है। 1961 में बी डेविस ने इस टर्म को जो है वो डिराइव किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो एम्फीबोलिक पाथवे इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द क्रेब्स साइकिल। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी पाथवेज हैं, अब पाथवेज क्या है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म क्या है कि ब्रेकडाउन है लार्जर और इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंड देन एनाबोलिज्म है फॉर्मेशन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इन सब चीजों के होने के लिए वहां पे रेगुलेशन की भी जरूरत है, वहां पे रेगुलेटर्स भी होंगे जो कि इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करेंगे। अब बायोकेमिकल पाथवेज इंटरेक्ट इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे फॉर प्रॉपर रेगुलेशन टू अकर। Reactions are switched on and off or speed up and slow down in response to the cell immediate need and overall function. यहाँ पे इस बायोकेमिकल पाथवे के इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए मैं जो एक एग्जांपल कोट करूंगी वो है यहाँ पे ग्लूकोज की, इंसुलिन और ग्लूकागोन की। अब क्या है कि जब ग्लूकोज की अपटेक करवानी हो तो वहां पे इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है, और जब यहाँ पे ग्लूकोज की जो है वो रिलीज करवानी हो तो वहां पे ग्लूकागोन जो है वो रिलीज होगा। अब जब ग्लूकोज की अपटेक करवानी है तो सिग्नल्स जो हैं वो बॉडी में स्विच ऑन हो जाएंगे कि अब ग्लूकोज की अपटेक करवानी है, अब इंसुलिन को रिलीज किया जाए। अब उसी तरह से जब इसके ऑपोजिट करना है तो इंसुलिन का स्विच ऑफ हो जाएगा और ग्लूकागोन का स्विच ऑन हो जाएगा, और ग्लूकागोन जो है वो आके एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, जो कि जब एनर्जी जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लिविंग सिस्टम्स यूज टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स, इंजाइमेटिक कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। यहाँ पे जो मैंने पहले एग्जांपल दी है हार्मोन्स की, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन है, ये है हार्मोनल। और दूसरा जो एक रेगुलेशन पाथवे है वो है इंजाइमेटिक कंट्रोल। अब इंजाइम्स जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? इंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं दैट कैटलाइजेज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब basically enzymes are speeding up a chemical reaction without being used in it. Therefore there will be a significant variation in the rates of biological processes with and without enzymes. अब enzyme क्या कर रहे हैं? एज अ कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, लेकिन यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। Without an enzyme, a typical biochemical process may take hours or even days और complete। अगर इंजाइम की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई घंटे, कई दिन और मतलब बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। लेकिन अगर इंजाइम की प्रेजेंस में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तो वो विद इन सेकेंड्स जो है वो परफॉर्म हो सकता है। ये एक छोटी सी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है जिसमें ग्राफ जो है वो शो कर रहा है एनर्जी सप्लाइड, ये एनर्जी रिलीज्ड है, रिएक्टेंट्स है, इंजाइम की प्रेजेंस में जब रिएक्ट किया है वो कम टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ओवरऑल ये एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है ड्यूरिंग द दिस रिएक्शन। अब ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इंजाइम की एब्सेंस में जो है वो एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को होने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगा है, लेकिन प्रोडक्ट्स वही बनेंगी, लेकिन यह है कि यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होगा एंड एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम जो है वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस की जो रेगुलेशन है वो दो तरह से, इंजाइमेटिक और हार्मोनल है। इंजाइम्स जो है उसमें क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और जो हार्मोन्स है वो बायोकेमिकल प्रोसेस को या तो इनिशिएट करवाते हैं या उसको स्टॉप करवा देते हैं बाय स्विच ऑन और स्विच ऑफ के मैकेनिज्म के थ्रू के सिग्नल्स भेजते हैं कि अब जो है वो इस हार्मोन की जरूरत है और अब इस हार्मोन की जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये था इंजाइम्स के बारे में, और इस तरह से जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने 3 से 4 चीजें जो है वो पढ़ी हैं। सबसे पहले कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, दूसरा फार्मासिस्ट का जो है वो क्या रोल है इस बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने में, उसे पढ़ना क्यों जरूरी है। देन इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस में
कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की फॉर्म्स और इनके रेगुलेटर्स जो हैं वो क्या हैं। फर्दर जब बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो स्टार्ट होंगे तो देन वहाँ पे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनमें डिफरेंट रेगुलेटर्स होंगे, वहाँ पे वो मेंशन्ड होंगे रेगुलेटर्स क्या हैं, और वहाँ पे भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस है तो इसमें एक कंपाउंड जो है वो ए रिएक्टेंट जो है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है। सो ये जो था ये आज का टॉपिक जो था वो यहीं तक था। अब नेक्स्ट से जो है वो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ेंगे वो होगा कार्बोहाइड्रेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।